गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडिबल, विजिबल, परफेक्ट है, सभी को आवाज आ रही है? चलिए, ऑल क्लियर, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, जल्दी से बताएंगे, लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? क्या हो चुका था लास्ट क्लास में? क्या कंप्लीट हो गया था? लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? पावर फ्लो इक्वेशन किसका, जनरेटर या मोटर? लेट क्यों हो गए? आज की मना किया था ना, मैं आज एक्चुअली ट्रेवल करके आया हूं और बहुत ज्यादा थका हुआ सा हूं, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था पावर फ्लो इक्वेशन। पावर फ्लो इक्वेशन 1 मिनट में चेक कर लेता हूं कहां तक हम पढ़े हैं। चलिए, पावर फ्लो इक्वेशन मैंने अल्टरनेटर का लिखाया था और मैक्सिमम पावर लिखाया था, ठीक है। चलिए, तो वहीं से अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? पावर फ्लो इक्वेशन के बारे में। पावर फ्लो इक्वेशन, पावर फ्लो इक्वेशन, पावर फ्लो इक्वेशन। और ये मैंने आपको लिखाई थी किसके लिए? अल्टरनेटर के लिए। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में मैंने आपको बोला था ये आर्मेचर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये रिएक्टेंस कितना है? सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस है। और ये हमारे पास में क्या है? टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास में VT है। यहाँ का ईएमएफ कितना है? ईएफ एंगल डेल्टा है। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस जे एक्सेस है, दोनों का समेशन है, सिंक्रोनस इंपेडेंस जेडएस है, और आर्मेचर करंट कितना है? आईए। तो मैंने आपको लिखाया था पावर फ्लो इक्वेशन जो होती है ना, पीजी नॉट, वो होता है हमारे पास में ईएफ इंटू वीटी डिवाइड बाई एक्सेस जेडएस इंटू, जेडएस वाली तो मैंने आपको लिखा दी थी, एक्सेस वाली भी मैंने आपको लिखा दिया था। मैंने आपको आर ए नेग्लेक्ट करने के बाद में इक्वेशन लिखाई थी ईएफ इंटू वीटी, नहीं आर एफ नेग्लेक्ट वाली नहीं लिखाई थी, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं। ईएफ इंटू वीटी डिवाइड बाई जेडएस इंटू कोस ऑफ थीटा माइनस डेल्टा माइनस वीटी स्क्वायर डिवाइड बाई जेडएस इंटू कोस ऑफ थीटा। ये हमारे पास में क्या होगा? पीजी नोट होगा। क्यूजी नोट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, क्यूजी नोट क्या होगा? तो वो आएगा ईएफ इंटू वीटी डिवाइड बाई जेडएस इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस डेल्टा माइनस वीटी स्क्वायर अपॉन जेडएस इंटू साइन ऑफ थीटा। चलिए, आपसे बोलेगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर क्या होगी? मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर। तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू थीटा आपके पास में आएगा, डेल्टा इक्वल टू थीटा आपके पास में आएगा, ये होगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। नेक्स्ट, अगर हम इसी में आर ए अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं, आर ए अगर 0 हो जाए, तो यहां पर थीटा कितना होगा? क्योंकि देखो टेन थीटा जो होता है ना इंपिडेंस ट्राइंगल से, टेन थीटा होता है हमारे पास में एक्सेस डिवाइड बाय आर ए। अगर आर ए 0 हो गया तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब थीटा कितना हो? 90 हो। तो जब ये थीटा 90 डिग्री यहां पर लाकर पुट करोगे इस इक्वेशन में, यहाँ 90 पुट कर लो, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ कोस 90 0 होता है ना, तो इस इक्वेशन में लाकर जब आप पुट करोगे, तो आपके पास में जो पीजी नोट का फॉर्मूला आता है ना, पीजी नोट, वो होता है हमारे पास में ई एफ इंटू वी टी डिवाइड बाई क्या होगा? जेड एस की जगह आ जाएगा एक्सेस ओनली सिंक्रोनस रिएक्टेंस, एक्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा। और क्यूजी नोट जो आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा? ई एफ इंटू वी टी डिवाइड बाई एक्सेस इंटू क्या होता है? कोस ऑफ डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सेस। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, पिछला वाला फॉर्मूला याद होना हो,
एटलीस्ट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पीजी नॉट और क्यूजी नॉट का, है ना। तो यहां से जनरेटर के पास में पावर पॉजिटिव आ रहा है, जनरेटर के पास में पावर पॉजिटिव आ रहा है। आप मुझे बताओ, जनरेटर के पास में पावर पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा? जनरेटर पावर सप्लाई करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? जल्दी से बताओ, कौन सा एक्टिव पावर पॉजिटिव आ रहा है? जल्दी से बताओ। एक्टिव पावर अगर पॉजिटिव है तो जनरेटर क्या करेगा? एक्टिव पावर है वो सप्लाई करेगा। और एक्टिव पावर अगर सप्लाई करेगा तो एक्टिव पावर के लिए वो एज ए सोर्स की तरह काम करेगा ना। तो यहां पर लिख देना, जनरेटर एक्ट एज ए जनरेटर जनरेटर एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एक्टिव पावर। जनरेटर किसकी तरह काम करेगा? सोर्स ऑफ एक्टिव पावर। जनरेटर एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एक्टिव पावर। तो जनरेटर एज ए एक्टिव पावर के लिए मतलब सोर्स की तरह काम करेगा। लेकिन रिएक्टिव पावर की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिव पावर जो है, अगर आप देखेंगे यहां पर, तो रिएक्टिव पावर क्यूजी नोट की अगर हम बात करें, तो आप मुझे बताओ, जब ईएफ कोस डेल्टा ग्रेटर देन वीटी है, या फिर ईएफ कोस डेल्टा इक्वल टू वीटी है, या फिर ईएफ कोस डेल्टा लेस देन वीटी है, तीन केस होंगे यहां पर। यहां पर देखो, वीटी बाय एक्सेस कॉमन ले लीजिए। अगर आप इसमें से वीटी बाय एक्सेस कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आपके पास में बचेगी इक्वेशन ईएफ कोस डेल्टा और माइनस वीटी। माइनस क्या बचेगा हमारे पास में? वीटी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा है अगर वीटी से, तो क्यूजी नॉट पॉजिटिव होगा। क्यूजी नॉट पॉजिटिव होगा, इसके लिए सोर्स की तरह काम करेगा। यहां रिएक्टिव पावर सप्लाई ही नहीं करेगा, क्यूजी नॉट जीरो होगा। यहां क्यूजी नॉट जो है वो हमारे पास में नेगेटिव होगा, मतलब जनरेटर के लिए रिएक्टिव पावर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है ना। तो फोर जनरेटर क्या हो सकता है हमारे पास में? रिएक्टिव पावर क्या होगा? रिएक्टिव पावर में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तीनों ही केस पॉसिबल हैं। और इसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में ईएफ कोस डेल्टा ग्रेटर देन वीटी होगा, दूसरा केस हम बात करेंगे ईएफ कोस डेल्टा, दूसरा केस हम बात करेंगे ईएफ कोस डेल्टा ईएफ कोस डेल्टा इक्वल टू वीटी हो जाए और ईएफ कोस डेल्टा लेस देन वीटी हो। तो यहां से अगर बात करें इस केस में, तो रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है, जनरेटर के पास में रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है। तो यहां पर क्या होगा? जनरेटर एक्ट एज ए सोर्स, जनरेटर एक्ट एज ए सोर्स, यहां पर जनरेटर एज ए सोर्स की तरह काम करेगा। और यहां रिएक्टिव पावर क्या है? नेगेटिव है, तो जनरेटर पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर जनरेटर एक्ट एज ए लोड की तरह काम करेगा। तो यहां पर जनरेटर जो है वो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। सप्लाई करने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? ये सोर्स ऑफ एक्टिव पावर, तो बताओ ओवर एक्साइटेड होगा या अंडर एक्साइटेड होगा? अगर आप सोर्स से और किसी को डिलीवर कर रहे हैं, आपका काम डिलीवर करना है और ये भी डिलीवर ही कर रहा है, तो क्या होगा हमारे पास में? यहां पर अल्टरनेटर जो है वो ओवर एक्साइटेड होगा। क्या होगा? ओवर एक्साइटेड होगा। ओवर एक्साइटेड हमारे पास में रहेगा। और ध्यान रखना क्या करेगा? लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। लेगिंग रिएक्टिव पावर जो है, लेगिंग रिएक्टिव पावर जो है वो सप्लाई करेगा। ऑपरेट्स एट लेगिंग पावर फैक्टर। ऑपरेट्स कहां पर? एट, ध्यान रखना, लेगिंग पावर फैक्टर। तो लेगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगा हमारे पास में। यहां पर क्या होगा? रिएक्टिव पावर अगर जीरो है, तो यहां पर रिएक्टिव पावर सप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो नॉर्मली एक्साइटेड होगा। क्या होगा हमारे पास में? नॉर्मली एक्साइटेड हमारे पास में रहेगा। नॉर्मली एक्साइटेड होगा। ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। कहां पर? ध्यान रखना, ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूपीएफ लोड पर काम करेगा। नेक्स्ट, यहां पर क्या करेगा? जनरेटर एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर एब्जॉर्ब करेगा जनरेटर, एब्जॉर्ब लेगिंग रिएक्टिव पावर। जनरेटर यहां पर क्या करेगा? लेगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा। और
यहां पर करेगा ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर। क्या करेगा? ऑपरेट्स एट, कहां पर ध्यान रखना, लीडिंग पावर फैक्टर। कहां पर ऑपरेट होगा? वो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगा। कहां पर? चलिए, और यहां पर क्या होगा हमारे पास में, इस केस में अल्टरनेटर यहां पर अंडर एक्साइटेड होगा, अंडर एक्साइटेड होगा, अंडर एक्साइटेड होगा। चलिए, किसी को कोई भी डाउट इनके अंदर कंडीशंस में? आवाज रिपीट हो रही है डियर, एक बार फिर से रिज्वाइन कीजिए, फिर से एक बार लॉग आउट करके अगेन ज्वाइन करो। चलिए, तो इनमें किसी को कोई भी डाउट, किसी भी कंडीशन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना? नहीं? चलिए, अगर नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास है पावर फ्लो इक्वेशन, किसके लिए ध्यान रखना? मोटर के लिए। अरे कुछ तो बोलो, यस नो, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? क्या बोल रहे हो? पहली वाली स्लाइड, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डियर, उस नोट से जो है वो आप बाद में आराम से लिख देना। फिर अपन ऐसे अगर फास्ट ट्रैक कोर्स में भी अगर अपन ऐसे चलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट होगा पावर फ्लो इक्वेशन इन मोटर। क्या होगा? पावर फ्लो इक्वेशन किसके अंदर? इन मोटर। मोटर के अंदर पावर फ्लो इक्वेशन क्या होगी तो समझना, मोटर के अंदर पावर फ्लो इक्वेशन क्या होगी तो समझना। मोटर के केस में जो है आपको ये फॉर्मूला तो सेम ही याद रखना है, बस मोटर पावर एब्जॉर्ब करेगी तो इनपुट कर देना। और ये जो पी का फॉर्मूला है ना वो सेम ही याद रखना है, कौन सा? EF इंटू वी टी डिवाइड बाय एक्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा, और QG नोट जो है QMI है ना, मोटर के लिए रिएक्टिव पावर इनपुट। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में रिएक्टिव पावर का, बस कुछ नहीं, इसको उल्टा लिख दो, है ना। इसको उल्टा लिखने का मतलब इसको पहले लिख दो और इस वाली वैल्यू को माइनस कर दो। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये हमारे पास में क्या आएगा? VT स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सेस, और माइनस क्या होगा? EF इंटू VT डिवाइड बाय एक्सेस इंटू क्या होगा? कोस ऑफ डेल्टा। तो यहां से VT बाय एक्सेस आप कॉमन ले लीजिए, VT डिवाइड बाय एक्सेस कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आएगा? VT माइनस EF इंटू क्या होगा? कोस डेल्टा। अब आप मुझे बताएंगे, यहां से अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन के अंदर, तो मोटर के अंदर देखो, मोटर क्या है? लोड है, लोड पावर एब्जॉर्ब करती है कब? जब उसके पावर पॉजिटिव होता है। तो इसके पास में पावर पॉजिटिव है तो मोटर एक्ट एज ए लोड किसके अंदर? एक्टिव पावर के लिए। एक्टिव पावर मोटर मतलब एक्टिव पावर के लिए मोटर ऑलवेज एज ए लोड की तरह काम करेगी, है ना। तो यहां पर लिख देना फोर एक्टिव पावर, फोर एक्टिव पावर, नोट करके एक पॉइंट लिखना, फोर एक्टिव पावर सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर एक्ट एज ए लो, एज ए लोड, एक्ट एज ए लोड, है ना। तो एक्टिव पावर के लिए सिंक्रोनस मोटर जो है वो ऑलवेज किसकी तरह काम करेगी? एज ए लोड की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? ध्यान रखना। हम्म, चलो, तो यहां पर आ जाओ फिर से। अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं, ये तीनों कंडीशन यहां पर भी होगी, ये तीनों कंडीशन यहां पर भी होगी, मोटर के अंदर भी होगी। बट मोटर में अगर मैं बात करूं तो मोटर के अंदर जब हमारे पास में क्या होगा? EF कोस डेल्टा ग्रेटर देन VT होगा तो ये रिएक्टिव पावर नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? रिएक्टिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहां पर रिएक्टिव पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां रिएक्टिव पावर पॉजिटिव होगा तो हमारे पास में क्या है? देखो, मोटर क्या है? लोड, लोड के पास है पावर नेगेटिव होने का मतलब वो पावर डिलीवर करेगी। पावर डिलीवर करेगी तो क्या होगी हमारे पास में? ये ध्यान रखना, हमारे पास में क्या होगा? पावर डिलीवर करेगी और ओवर एक्साइटेड होगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? मोटर जो है पावर डिलीवर करेगी, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय मोटर। यहां पर क्या होगा? रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर सप्लाई बाय मोटर। मोटर क्या करेगी? रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी। और क्या होगी हमारे पास में? ओवर एक्साइटेड होगी, ये भी एकदम सही बात है, ठीक है। रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी, ओवर एक्साइटेड होगी, और नेक्स्ट किसकी तरह काम करेगी? ध्यान रखना, तो
ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, कहां पर ऑपरेट होगी, ध्यान रखना, ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगी, लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगी। बताओ कौन सा रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी, लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी या लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी, जल्दी से बताओ। चलिए, क्या करेगी हमारे पास में, लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी, करेक्ट। तो यहां पर लिखना इट सप्लाई लेगिंग रिएक्टिव पावर, इट सप्लाई लेगिंग रिएक्टिव पावर, लेगिंग रिएक्टिव पावर। तो ये लेगिंग रिएक्टिव पावर क्या करेगी हमारे पास में, सप्लाई करेगी। एब्जॉर्ब और लेगिंग समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन कैसे यार, डिटेल में जब मैंने आपको समझाया था तब आप लोगों ने समझा नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूँ, सुनना। आप मुझे बताओ, मैं सोर्स हूं, मैं डिलीवर करने वाला हूं, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आप लोड हो, आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मेरे पास में जब नॉलेज होगा, सोर्स के पास में पावर होगा, तभी तो आपको डिलीवर कर पाएगा। मतलब मैं पावर के लिए पॉजिटिव होऊंगा तो पावर डिलीवर करूंगा। और आप मुझे बताओ, अगर मुझे नॉलेज होगा और मैं पावर डिलीवर करूंगा तो ओवर एक्साइटेड होऊंगा, एक्साइटेशन तो बढ़ेगा ना, तो एक्साइटेशन बढ़ेगा मतलब ओवर एक्साइटेड होगा। तो यहां पर देखो, ये रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है, और क्या होगा हमारे पास में, पावर डिलीवर करेगा, सोर्स मतलब डिलीवर करेगा पावर, ओवर एक्साइटेड होगा। और मेरा बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लोड के ऊपर। और पावर सम का मेनली लोड कौन सा है, लेगिंग लोड है, तो पावर सम में क्या डिलीवर करेंगे, लेगिंग ही डिलीवर करेंगे। तो लेगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। अगर मान लो मेरे पास में खुद के पास में नॉलेज नहीं है, मैं सोर्स हूं और मेरे पास में नॉलेज नहीं है, मैं पावर के लिए नेगेटिव हूं, तो मुझे पहले नॉलेज एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में, कि यहाँ पर जनरेटर पावर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और एक्साइटेशन नहीं होगा, अंडर एक्साइटेड होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, तो अंडर एक्साइटेड होगा। यही लोड आप है, मैंने पावर पॉजिटिव डिलीवर किया, आपने पावर एब्जॉर्ब कर लिया, आप नॉलेज बढ़ेगा आपका, आप पावर पॉजिटिव होंगे। तो लोड पावर एब्जॉर्ब करेगा तो पावर पॉजिटिव होगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला, मोटर एक लोड है, मोटर के पास में पावर पॉजिटिव होगा, तो मोटर क्या करेगा हमारे पास में, पावर एब्जॉर्ब करेगा, एक्ट एज ए लोड, लोड मतलब एब्जॉर्ब करेगा। तो जनरेटर एब्जॉर्ब, जनरेटर नहीं, यहां पर क्या है, मोटर है ना, इसको भी चेंज करना है। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में, मोटर क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी हमारे पास में कौन सा रिएक्टिव पावर, लेगिंग रिएक्टिव पावर। जब वो पावर एब्जॉर्ब करेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आपके पास में क्या होगा, अभी फिलहाल के लिए आप डरे डरे से समझना है, एकदम थोड़ा एक्साइटेशन कम है, तो क्या होंगे, अंडर एक्साइटेड ही होंगे आप यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मोटर के पास में पावर नेगेटिव है, मतलब आप खुद डिलीवर कर रहे हैं। अगर लोड डिलीवर करेगा, आपको नॉलेज है, आप डिलीवर कर रहे हैं, तो आपका एक्साइटेशन बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि सिंपल तरीके से ऐसे याद रखो, कि जो डिलीवर करेगा वो हमेशा, आप मुझे बताओ, मैं लेक्चर डिलीवर करूं या आप लेक्चर डिलीवर करें, एक्साइटेशन दोनों का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे। चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, अगर पावर डिलीवर करेंगे तो एक्साइटेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा।
चलिए, तो बस ऐसे ही याद रखो, जो हमारे पास में डिलीवर करेगा वो ओवर एक्साइटेड होगा। लेकिन हाँ, मोटर डिलीवर कब करेगी? जब पावर नेगेटिव होगा। सोर्स डिलीवर कब करेगा? जब पावर पॉजिटिव होगा। तो बस उसी तरीके से आप याद रख लेना, ठीक है? समझ में आ गया? जो एब्जॉर्ब करेगा वो अंडर एक्साइटेड होगा। इस तरीके से आप याद रखिए। तो यहां पर क्या आएगा? हमारे पास में क्यूजी नोट नहीं होगा, ये मोटर के लिए बात हो रही है। तो क्यू एम आई होगा, यहां पर क्यू एम आई नेगेटिव, यहाँ क्यू एम आई जीरो, और यहां पर क्यू एम आई पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट सेम ही रहेंगे हमारे पास में। यहां पर क्या होगा? लेगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगी। मोटर ऑपरेट्स 8 लेगिंग पावर फैक्टर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, इसी का एक और नाम क्या होता है? ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को ही अपन क्या बोलकर चलते हैं? तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को ही अपन बोलकर चलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। क्या बोलते हैं अपन इसी को? सिंक्रोनस कंडेंसर, है ना? तो यहां पर लिख देना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक्रोनस जनरेटर। क्या बोलते हैं अपन इसी को? इसी को हम बोलकर चलते हैं, सॉरी, सिंक्रोनस कंडेंसर। जनरेटर नहीं, सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर, जिसको अपन यूज करते हैं कहां पर? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के अंदर। तो ये सारी कंडीशंस आप याद रखना। अब आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेगा, आपको ईएफ दे देगा, वीटी दे देगा, एक्सेस दे देगा, डेल्टा दे देगा, पूछेगा बताओ पीजी नोट कितना होगा और क्यूजी नोट कितना होगा। सिंपल, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपसे बोल दिया जाएगा इन ए सिंक्रोनस जनरेटर, आपसे बोल दिया जाएगा ईएफ जो है वो 20 kV है, वीटी हमारे पास में क्या है? 18 kV है। वीटी हमारे पास में क्या है? 18 kV है। डेल्टा इज इक्वल टू 6, क्या है? 30 डिग्री है। एक्सेस इक्वल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस इक्वल टू कितना है? 10 ओम है। फाइंड पीजी नोट मतलब एक्टिव पावर सप्लाइड बाय सोर्स। बताओ क्या आंसर होगा? आंसर बताएंगे, जल्दी सॉल्व करो। क्या बोल रहे हो डियर जुनेद? चलिए जल्दी से बताओ।
क्या आंसर आ रहा है? तो आपसे अगर पूछेगा तो आप यहां से आप पीजी नोट कैसे निकालोगे? पीजी नोट होगा हमारे पास में ईएफ इंटू वीटी डिवाइड बाय एक्सेस इंटू क्या होगा, साइन ऑफ डेल्टा। ईएफ कितना है 20 है, ये कितना है 18 है, डिवाइड बाय 10 इंटू साइन डेल्टा कितना है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहां से कितना आएगा 20 इंटू हमारे पास में 18 डिवाइड बाय 10 इंटू क्या होगा 1/2। तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये 10 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में 18 मेगावाट। यही आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 14.46। ऐसा क्यों? आंसर आएगा हमारे पास में 18 मेगावाट। ठीक है, 18 मेगावाट हमारे पास में आंसर आएगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल बना सकता है एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, आपको एग्जाम में, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देगा। हाँ, जो भी बटन प्रेस कर रहे हैं, बताओ बेटा क्या डाउट है। चलिए, तो ये हमारे पास में वीएस कितना है, आपको 20 दे दिया जाएगा। ईएफ कितना है आपके पास में, ईएफ कितना है, ईएफ लिख दो वीएस की जगह, ईएफ लिख दो। ईएफ 20 दे देगा आपको। वीटी भी आपको 20 दे दिया जाएगा, 20 आपको वीटी भी दे दिया जाएगा। एक्सेस जो है वो आपको 10 ओम दे दिया जाएगा, एक्सेस 10 ओम आपको दे दिया जाएगा। और पावर सप्लाइड कितना होगा हमारे पास में, पावर सप्लाइड दे दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन के अंदर दे देगा। पावर सप्लाइड आपको दे देगा 20 मेगावाट आपको सप्लाई दे देगा। आपसे पूछेगा, या 30 मेगावाट आपको सप्लाई दे देगा। आपसे पूछेगा फाइंड लोड एंगल डेल्टा कितना होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। लोड एंगल डेल्टा सॉल्व करो, जल्दी से बताओ। ये दोनों किलोवाट में है ना, केवी में है डेटा, ये भी केवी में है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। 30। और बताओ बाकी। sin3/4, वेरी गुड। कितना अच्छा आंसर दिया सर, साइन इनवर्स 3/4। अरे निकाल के बताओ अप्रोक्सीमेटली एंगल, अप्रोक्स एंगल तो बता सकते हो आप। चलिए समझना, यहां से अगर हम बात करें, कैलकुलेटर यूज कर लो, सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउड होगा। पीजी नॉट जो होगा वो होता है ईएफ इंटू वीटी डिवाइड बाय एक्सेस इंटू क्या होता है, साइन ऑफ डेल्टा। तो ये मैंने आपको 30 दिया है, ये दिया है 20, 20 और 10।
20, 20 and 10 into साइन ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा हमारे पास में साइन 30 डिवाइड बाय 40, यानी कि साइन डेल्टा जो होगा वो कितना आएगा हमारे पास में 3/4, यानी कितना आएगा 0.75। 0.75 हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है। कितना आंसर आ रहा है? 48.59। करेक्ट। ठीक है डियर, मैं प्लान करता हूँ। कितना है हमारे पास में? 48.59 आ रहा है, यही आ रहा है 48.59 हमारे पास में। करेक्ट। तो यहां से आंसर क्या आएगा हमारे पास में? 48.59 जो है वो हमारे पास में आंसर आएगा। अब देखो एग्जामिनर यहां पर पता है क्या एक तरीके से कंफ्यूज करता है। वो कंफ्यूज ये करता है कि आपको ये दे देगा कि ये पर फेज ईएमएफ इतना है, पर फेज टर्मिनल वोल्टेज इतना है, ठीक है, और ये वैल्यू आपको दे देगा थ्री फेज पावर डिलीवर। ये ध्यान रखना, इसके लिए नाम में बोलेगा, वो बोलेगा थ्री फेज पावर सप्लाइड या पावर डिलीवर्ड, ऐसा आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। थ्री फेज पावर डिलीवर्ड, और ये डेटा आपको दे दिया जाएगा कितना है, ध्यान रखना, ये आपको दे दिया जाएगा 120। ठीक है, ये 120 मेगावाट आपको दे देगा। कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों डेटा पर फेज में देगा। हो सकता है एक दे, इनमें से ध्यान रखना, हो सकता है ये एक दे और एक ना दे, या हो सकता है दोनों ही पर फेज में दे। ये दोनों पर फेज में देगा, वैसे ज्यादातर चांसेस है एक फेज में देगा और एक लाइन में देगा, है ना। फेज में ईएमएफ देगा, लाइन में ये देगा। तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर ये थ्री फेज है, अगर यहां थ्री फेज पावर पुट करोगे ना, तो ये लाइन में होना चाहिए और ये भी लाइन में होना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना है ना, इतना से ध्यान रखना। मतलब अगर मैंने ये 120 दिया है, अगर ये थ्री फेज का दिया है, ये फेज में दे रखा है, तो इनको थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रूट थ्री होता है ना। तो रूट थ्री इसका और रूट थ्री इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में? या तो ये यूज करो दोनों लाइन में, नहीं तो थ्री ई फेज फेज में पुट करोगे तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ कि रूट 3 into 20 कर देना, दूसरे में भी रूट 3 into 20 करना, डिवाइड बाय 10 करना, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर इसमें यही आएगा, क्योंकि मैंने डेटा वैसा ही दिया है कि यहाँ पर साइन डेल्टा इक्वल टू 3/4 ही आएगा, 3/4 ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान रखना कि एग्जाम में एग्जामिनर डेटा कैसा दे रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दोनों टाइप हाँ करवा दिया ना मैंने डियर आपको, एक फेज और एक लाइन में कर दो। अब इसको इसको लाइन में लिख देगा वो, और उसको फेज में लिख देगा, तब आपको रूट 3 को एक से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी लाइन में दिया, रूट 3 नहीं आएगा एक्स्ट्रा हमारे पास में, बस यहीं पर रूट 3 आएगा। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास में इस तरीके से एग्जामिनर बना सकता है हर एक वैरायटी का, अगर वो बनाना चाहेगा तो। और नहीं तो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बता दिया कैसे थ्योरेटिकल पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। तो यहां तक हमारा पावर फ्लो इक्वेशन कंप्लीट है। पावर फ्लो इक्वेशन कंप्लीट है। जल्दी से बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है पावर फ्लो इक्वेशन तक? अगर क्लियर है तो यस बोलेंगे, अगर यहां तक क्लियर है तो यस बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे पास में है पावर फ्लो इक्वेशन। एक मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट, पावर फ्लो इक्वेशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, और वो कौन सा होगा?
तो लिखिएगा इसके अंदर हेडिंग वी कर्व, वी कर्व, एंड दूसरा हमारे पास में क्या होगा, इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व। जल्दी से बताओ वी कर्व किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है, और इन्वर्टेड वी कर्व किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं, जल्दी से बताओ किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं, किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं। वी कर्व हम प्लॉट करते हैं बेटा लैपटॉप में। आपको जो क्लासेस आपको देखनी है, आपके फोल्डर है ना, अंदर आपको कंटेंट सेक्शन में एक फोल्डर दिखेगा फास्ट ट्रैक बेच का, कंटेंट सेक्शन में एक फोल्डर दिखेगा फास्ट ट्रैक बेच का, उसके अंदर जाके सारी लेक्चर आप देख सकते हो, है ना। आप लाइव वाले फोल्डर में कहाँ कहाँ ढूंढोगे, मान लो रिसेंट की 2 क्लास ढूंढ लोगे, 10 क्लासें, 20 क्लासें, 50 क्लासें प्रीवियस आपको ढूंढनी है, कहाँ ढूंढोगे आप, लाइव सेक्शन में जाकर नहीं देख पाओगे ना, लाइव सेक्शन में जाकर। तो इतनी मेहनत क्यों करनी है। आप कंटेंट सेक्शन में एक फोल्डर बना हुआ है फास्ट ट्रैक बेच का, आप उसमें जाकर आप आराम से देखिए, सारी क्लासेस अपलोडेड है अभी तक की जितने भी हुई है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आ जाओ फिर से। वी कर्व अपन प्लॉट करते हैं किसमें, ध्यान रखना, आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट में। लेकिन वी कर्व को प्लॉट करने की कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन ये होती है कि ये जो अल्टरनेटर है, ये इनफाइनाइट बस को कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा हो, है ना। कंडीशन यहां पर ये होगी, कंडीशन क्या होगी, ध्यान रखना, व्हेन व्हेन अल्टरनेटर व्हेन अल्टरनेटर डिलीवर कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर टू इनफाइनाइट बस, इनफाइनाइट बस। अगर ये कंडीशन मेंशन है तो ही उसके लिए हम वर्क वी कर्व प्लॉट करते हैं या इन्वर्टेड वी कर्व प्लॉट करते हैं। वी कर्व प्लॉट किया जाता है किस किस के बीच में, तो वी कर्व हम प्लॉट करते हैं किस में, ध्यान रखना, आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट में। किस में प्लॉट किया जाता है, आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट में प्लॉट करते हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप वी जो है ऐसा बना सकते हैं, ये वी कर्व हो जाएगा। जहां पर करंट हमें सबसे मिनिमम मिलता है, वो पॉइंट कौन सा होता है, ध्यान रखना, वो तब मिलता है जब हमारा अल्टरनेटर यूपीएफ लोड पर काम कर रहा हो या नॉर्मली एक्साइटेड हो। क्या हो हमारे पास में, नॉर्मली एक्साइटेड हो। जब अल्टरनेटर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर लोड पर काम करता है तो आर्मेचर करंट हमें सबसे मिनिमम मिलता है। यहां पर नॉर्मल एक्साइटेड है तो यहां पर एक्साइटेशन कम है, तो अंडर है, आगे फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ओवर एक्साइटेड होगा। ठीक है, यहां पर इससे पहले अंडर एक्साइटेड होगा, इसके बाहर ओवर एक्साइटेड होगा। वैसे भी फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो हमारे पास में एक्साइटेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। 7 तारीख के बाद में जो लेक्चर हुए थे वो आपको शो नहीं कर रहा है डियर। 8, 9, 10, 7, शायद 8, 9, 10 को हमारी छुट्टी थी ना, एक बार जल्दी से बताओ, या 9, 10, 11, 9, 10, 11 की छुट्टी थी, 3 दिन की क्लासेस नहीं थी, है ना। तो क्लासेस हुई नहीं है तो कैसे शो करेगा। रक्षाबंधन का ऑफ था यार, आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, इससे पहले जल्दी से बताओ, अगर जनरेटर हुआ और एक मोटर हुई, आप ही बताएंगे, जनरेटर यहां पर किस पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है, यहां पर भी जनरेटर होगा और मोटर होगी। तो आपको पता है सिंक्रोनस मोटर जब ओवर एक्साइटेड होती है तो वो लीडिंग पर काम करती है, जनरेटर लेगिंग पर काम करता है। ये यहां पर हमारे पास में क्या होगा, जनरेटर यहां पर क्या होगा, अंडर एक्साइटेड में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लीडिंग पर काम करेगा ये, और ये लेगिंग पर काम करेगी मोटर, लेगिंग पर काम करेगी। अब आपसे बोल दिया जाएगा, आपसे बोलेगा कि एग्जामिनर, कि हमारा जो जनरेटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, नॉर्मली एक्साइटेड, है ना।
जनरेटर यूनिटी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, नॉर्मली एक्साइटेड है। आपसे बोल दिया जाएगा अगर हम फील्ड करंट को कम करें तो बताओ आर्मेचर करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा, ऑप्शन में ऐसा होगा। ज्योग्राफी की जो क्लासेस है वो आज अपलोड होगी सारी, ज्योग्राफी की जो क्लास है वो आपकी आज अपलोड होगी सारी, है ना। वो आज की क्लास के साथ में अपलोड हो जाएगी। अच्छा, देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। बस जल्दी जल्दी नौकरी लो, फिर अगले साल अच्छा सेलिब्रेशन करना। अगर इस साल नहीं कर पाए तो क्या करना, अगले साल अच्छे सेलिब्रेट करना। पक्का श्योर आप सभी क्लास के अंदर हैं? श्योर? दिन का टाइम है, कौन कौन आत्म मंथन कर रहा है आप में से, सभी में से कौन कौन आत्म मंथन कर रहा है? आपको बताइए, करंट डिक्रीज दिख रहा है, देखो इधर, फील्ड करंट कम कर दिया तो आर्मेचर करंट आपको डिक्रीज दिख रहा है या इंक्रीज दिख रहा है? आर्मेचर करंट डिक्रीज दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है? मैंने तो सोचा इतना तो आप देख ही पाएंगे, तो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, आप तो सभी आत्ममंथन कर रहे हैं। ध्यान कहीं और है, क्लास में तो बस ऐसे फिजिकली बैठे हैं, मेंटली तो कहीं और जगह है। तो बेटा एग्जाम निकालना है तो फिजिकली और मेंटली दोनों आपको यहीं पर रहना पड़ेगा ना। चलिए, तो ध्यान रखना, चाहे नॉर्मल एक्साइटेशन के बाद में आप फील्ड करंट को कम करो या फील्ड करंट को बढ़ाओ, दोनों ही केस में आर्मेचर करंट बढ़ता ही है ना। आर्मेचर करंट क्या होगा हमारे पास में, इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि बताओ फील्ड करंट बढ़ाने पर आर्मेचर करंट पर क्या इंपैक्ट होगा। इन जनरली पूछ लेगा, नॉर्मली कुछ नहीं, कंडीशन नहीं देगा, पूछेगा कि फील्ड करंट बढ़ाने पर आर्मेचर करंट पर क्या इंपैक्ट करेगा। एक ऑप्शन में दे रखा होगा फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, तो वो करेक्ट लगाना, ठीक है। अगर यहां से पूछे कि अल्टरनेटर नॉर्मली एक्साइटेड है और करंट बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। नॉर्मली एक्साइटेड है, करंट कम कर रहे हैं फील्ड करंट, तो क्या होगा, तो भी आर्मेचर करंट बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में एग्जामिनर क्या क्वेश्चन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर बताना है ना। आपसे पूछेगा कि अगर हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटर जो है वो क्या होगा, आपसे पूछ लेगा किसके बारे में, पावर फैक्टर के बारे में। तो समझना, अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में बताना है तो पावर फैक्टर के बारे में बताने के लिए आपके पास में वी कर्व नहीं, क्या होगा, इन्वर्टेड वी कर्व होगा। तो बस आप क्या करो, इसका उल्टा वी कर्व बना दो, उल्टा वी कर्व बना दो ऐसे। बाकी ये जो हमारे पास में है यहां पर, ये उल्टा वी कर्व बना दो और यहां पर लिख दो पावर फैक्टर के बारे में। अगर अल्टरनेटर, हम क्या कर रहे हैं ध्यान रखना, नॉर्मली एक्साइटेड है या मोटर नॉर्मली एक्साइटेड है और हम एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं, बताओ पावर फैक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताओ। नॉर्मली एक्साइटेड है, मोटर हो या अल्टरनेटर हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो बताओ पावर फैक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो पावर फैक्टर नॉर्मली एक्साइटेड के बाद में पावर फैक्टर डिक्रीज होगा और आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी पूछ सकता है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे ना आपको आर्मेचर करंट या पावर फैक्टर से रिलेटेड, तो आपको इस वी कर्व से देखकर आपको बताना है ना, वी कर्व से देखकर आपको आंसर जो है वो अपना बताना है। कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप यहां से बता सकते हो। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा एग्जामिनर, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि आपसे बोल दिया जाएगा कि अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है, इतना से बोलेगा अल्टरनेटर वर्क कर रहा है। और अगर हम मोटर के बारे में ना, मोटर वर्क कर रही है और अगर हम उसका फील्ड करंट बढ़ाएं या एक्साइटेशन बढ़ाएं तो बताओ पावर फैक्टर बिकम्स, तो आंसर क्या होगा, मोर लीडिंग या मोर लेगिंग, ऐसा होगा, मोर लीडिंग, मोर लेगिंग, जीरो, ऐसा ऑप्शन में आपके पास में दिया गया होगा। आंसर क्या होगा बताओ। तो अगर आपको अल्टरनेटर दे रखा हो, अगर आपको अल्टरनेटर दे रखा हो तो मोर लेगिंग होगा, मोटर दे रखा हो तो मोर लीडिंग होगा।
अल्टरनेटर दे रखा हो तो मोर लेगिंग होगा, मोटर दे रखा हो तो मोर लीडिंग होगा हमारे पास में। मोटर के लिए क्या होगा, मोर लीडिंग पावर फैक्टर होगा, और अल्टरनेटर के लिए क्या होगा, ध्यान रखना, मोर लेगिंग पावर फैक्टर होगा। मोर लेगिंग और मोर लीडिंग। कर लोगे इस टाइप के एग्जांपल? तो ध्यान रखना, जब भी आपको कभी भी वो पावर फैक्टर या फील्ड करंट से रिलेट करवाएं, तो आप क्वेश्चन यहां से किसके रेस्पेक्ट में, एक्साइटेशन बढ़ाने के रेस्पेक्ट में ना। ध्यान रखना, किसके रेस्पेक्ट में, एक्साइटेशन बढ़ाने के रेस्पेक्ट में। फिर से बोल रहा हूं मैं, किसके रेस्पेक्ट में, एक्साइटेशन बढ़ाने के रेस्पेक्ट में। बट एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो एग्जामिनर आपको ये बोल देगा ऐसा क्वेश्चन, इफ prime mover input is increased, prime mover input is increased। अगर हम प्राइम मूवर का इनपुट अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, बताओ पावर फैक्टर पर क्या इंपैक्ट होगा? हाँ डेफिनेटली, जल्दी से बताओ। अगर प्राइम मूवर इनपुट अगर इंक्रीज कर रहे हैं, मैकेनिकल इनपुट, अब इसको अलग अलग लैंग्वेज में पूछेगा कि हमने स्टीम इनपुट बढ़ा दिया, हमने वाल्व ओपन कर लिए प्लांट के, तो बताओ पावर फैक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा? सभी का मतलब सेम ही है, स्टीम इनपुट बढ़ाना, वाल्व ओपन करना, वाल्व क्लोज करना मतलब मैकेनिकल इनपुट को कम करना है ना, या प्राइम मूवर इनपुट बढ़ाना। तो ध्यान रखना, प्राइम मूवर इनपुट बढ़ने का मतलब क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज होना। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, टॉर्क इंक्रीज होना। टॉर्क इंक्रीज होने का मतलब है, टॉर्क की वजह से क्या आता है, एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर का बढ़ना, पी क्या है, एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर इंक्रीज होगा तो पावर फैक्टर कोस फाई जो होगा वो पी डिवाइड बाय रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नीचे वालों को मत देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले से आंसर लगा देना। पी बढ़ेगा तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। क्या आंसर होगा, पी इंक्रीज होगा तो पावर फैक्टर इंक्रीज होगा। हाँ ये भी बोल सकता है स्पीड ऑफ प्राइम मूवर इंक्रीज करना, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है। तो यहां से अब एग्जाम में ध्यान रखना कि वो एक्साइटेशन चेंज करने के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है या प्राइम मूवर इनपुट चेंज करने के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। आप मुझे बताओ, आपसे पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा, बताओ प्राइम मूवर इनपुट बढ़ा रहे हैं, रिएक्टिव पावर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा। क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। अरे इस टाइप के एग्जाम्पल देखिए, मैं हर वैरायटी का एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ, ध्यान रखना, और लिख भी दे रहा हूँ। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे आए हुए हैं सिंक्रोनस मशीन में। मेरे हिसाब से ये जो इस तरह के एग्जाम्पल है ना, पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, आर्मेचर करंट इंक्रीज डिक्रीज, इनमें आपको दिक्कत होती होगी, बट अब नहीं होगी इन सभी पॉइंट के बाद में। क्या बोल रहे हो डियर? सर 7-8 लेक्चर? प्रियोट जो भी आपका नाम है, पक्का सच बताओ, आपने ईयरफोन लगा रखा है? सच बताओ। ऐसा तो नहीं कि होता ना कभी कभार हमारे पास में हमें कम सुनाई देता है, तो हमारे कान में मशीन लगाता है डॉक्टर, तो हम मशीन को साइड में रख लेते हैं, बस टाइप करते रह रहे हैं जो मन कर रहा है वो। सच बताओ, आपने ईयरफोन लगा रखा है, ऑडिबल है, मेरी आवाज आ रही है, हिंदी आप समझते हैं, सबसे मेन चीज आपके नाम के हिसाब से जल्दी से बताओ, हिंदी आपको समझ में आती है? नहीं, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका नाम लेकर बोला था, थोड़ी देर पहले ही, कि डियर रक्षाबंधन का ऑफ था, अगर रक्षाबंधन की छुट्टी थी तो क्लास होगी नहीं तो आपको दिखेगी कैसे, ये मैंने आपको रिप्लाई किया था। आपने वो बात सुनी नहीं कि रक्षाबंधन की छुट्टी थी तो क्लास हुई नहीं तो दिखेगी कैसे। तो मैंने बोला कि आपको लाइव सेक्शन में जाकर मत देखिए, फोल्डर में जाकर देखिए, वहां पर जो अपलोडेड है जितने लेक्चर हुए हैं वो सारे
फोल्डर के अंदर अपलोडेड है। ठीक है, चलो तब बनाते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो रिएक्टिव पावर में नो चेंज, ध्यान रखना, रिएक्टिव पावर के अंदर नो चेंज। मैकेनिकल इनपुट की वजह से या टॉर्क की वजह से ओनली सिर्फ एक्टिव पावर में ही चेंजेस आएगा, रिएक्टिव पावर में चेंजेस नहीं आएगा, है ना। वो यही तो बोल रहा है कि 7-8 के बाद वाला लेक्चर नहीं दिख रहा है लाइव कंटेंट सेक्शन में जाकर। लाइव कंटेंट सेक्शन में जाकर जो आगे के लेक्चर है वो नहीं दिख रहे हैं। लैपटॉप में फिर से आप, मैं आपको बोला मत देखिए, उसमें जाकर लाइव कंटेंट सेक्शन में आपको देखना ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको लाइव कंटेंट सेक्शन में लैपटॉप में जाकर देखना ही नहीं है। आपको देखना है कहाँ पर, कंटेंट सेक्शन के अंदर, जहां पर आपका फोल्डर बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, उसमें जाकर देखिए। अब अपने को जिस गली में नहीं जाना हो, जहां पर देखना ही नहीं, तो अपन क्यों जा रहे हैं, उस गली में जाने का मतलब ही नहीं है ना। मना किया ना आपको, वहां नहीं देखना है। एक्चुअली वहां पर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर मुझे लैपटॉप के अंदर लाइव क्लास आपको दिखानी है तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान रखना। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक सेटिंग चेंज करनी होती है ना। हर क्लास को चेक करने से पहले मुझे क्या करना होता है, मुझे सेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़ती है हर क्लास के बाद में। अब दिन में 5-6 क्लास होती है, फिर उसको लैपटॉप में दिखाने के लिए, लाइव कंटेंट सेक्शन के अंदर दिखाने के लिए मुझे सेटिंग चेंज करनी होती है। अगर मैं मान लो मुझे अगर आपको सारे लेक्चर लाइव कंटेंट सेक्शन में ही दिखाने हैं, तो या तो फिर मैं अपलोड ही ना करूं, अलग से फोल्डर बनाकर अपलोड ही ना करूं। अगर आप बोल दो कि सर नहीं, हम तो उस लाइव कंटेंट सेक्शन में हमें लाइव दिखनी चाहिए क्लासेस, तो फिर मैं अपलोड ही नहीं करता हूं। मेरा तो अपलोडिंग का टाइम बच जाएगा, सिर्फ एक सेटिंग ही चेंज करनी पड़ेगी। और अगर मैं कंटेंट सेक्शन में अगर फोल्डर में अपलोड कर रहा हूं पीडीएफ के साथ में, तो फिर मैं बार बार सेटिंग चेंज नहीं करूंगा ना उसकी, जिसकी सेटिंग चेंज करने से मुझे क्या करना होगा, बार बार सेटिंग चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में जाकर जो है मुझे अपलोड करना पड़ेगा, तो वो वाली चीजें है ना। समझ में आ गया। तो कौन सा वाला सेक्शन आपको देखना है, ये बता दीजिए। लाइव कंटेंट सेक्शन, लाइव वाला सेक्शन में जाकर देखना है, या मैं अलग से फोल्डर बना रहा हूं उसमें देखना है आपको, किस में देखना है। अब दो दो मेहनत तो नहीं कर सकता ना मैं, एक ही मेहनत कर सकता हूँ। जो चल रहा है वो सही है ना। चलो बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इफ अल्टरनेटर, इफ अल्टरनेटर ऑपरेट्स, कहां पर ध्यान रखना, 8, लीडिंग पावर फैक्टर, नॉर्मली एक्साइटेड या यूनिटी पावर फैक्टर, एंड इफ वी इंक्रीज, एंड इफ वी इंक्रीज एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, then then the active power will, जल्दी से बताओ। ऑप्शन में होगा इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम, क्या आंसर आएगा। इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। चलिए, तो एकदम सही है, रिमेन सेम है ना। आंसर होगा, इसका आंसर होगा सेम रहेगा। एक्साइटेशन चेंज करने पर रिएक्टिव पावर चेंज होता है, ध्यान रखना। एक्साइटेशन चेंज करने पर रिएक्टिव पावर चेंज होता है, एक्टिव पावर चेंज नहीं होता है। तो ये जितने कॉन्सेप्ट थे आपके पावर, पावर फैक्टर से रिलेटेड, तो आप यहां से बता सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा पावर फैक्टर का पूछ लेता है इसी के अंदर, तो बताओ पावर फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम।
जल्दी से बताओ, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम? चलिए, तो क्या आंसर होगा? तो पावर फैक्टर जो है आप इस तरीके से देखोगे, कैसे बताओ? पी अपॉन रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्साइटेशन बढ़ाने पर रिएक्टिव पावर बढ़ता है तो पावर फैक्टर डिक्रीज होता है, एक्साइटेशन बढ़ाने पर रिएक्टिव पावर इंक्रीज होता है तो पावर फैक्टर डिक्रीज होता है। ऐसे ही एग्जाम में भी याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही एग्जाम में भी याद आ जाएगा। आप ऐसा सोचोगे कि आपको चीजें आती है कि नहीं आती है, तो ऐसे सोचोगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं आता है ना। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑलरेडी आपका माइंड रिकॉल करेगा और आप क्वेश्चन सारे जो है वो कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो डिपेंड करता है कि वो आप कितना रिवीजन किए हैं। जैसे मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्लास से आने से पहले मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझे ये आता है कि नहीं आता है। जब क्लास में जब खड़े होते हैं अपने आप माइंड आपका रिकॉल करता है ना, और सारी चीजें अपने आप आती है, तो सेम आपको भी ऐसे ही याद आएगा। बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, ये सारी चीजें कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन, अगर हम टेस्टिंग के बारे में बात करें तो यहां पर दो टेस्ट होते हैं। कल आपका सिंक्रोनस मशीन खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल आपका सिंक्रोनस मशीन कंप्लीट हो जाएगा, और परसों स्पेशल मोटर, ठीक है। 2 दिन मैं आपको बताता हूं क्या प्लानर रहेगा। 2 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, मशीन पूरा खत्म हो जाएगा आने वाले 2 दिन में। वैसे आज से आपका क्या स्टार्ट होना था, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना होना था, लेकिन बीच में 2-3 दिन छुट्टी आने की वजह से जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया। 11 से स्टार्ट होना था, आई थिंक कल से स्टार्ट होना था। तो ये 2-3 दिन का जो गैप है अपन संडे को कवर करेंगे ना, संडे को अपन कवर करेंगे, संडे को क्लास रखेंगे ताकि ये गैप जो है वो कवर हो जाए। चलिए, टेस्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन के अंदर हमारे पास में क्या होता है? एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा होता है हमारे पास में शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है? ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर यहां पर ये हमारी क्या है? फील्ड वाइंडिंग है, ध्यान रखना, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। यहां पर हम सप्लाई देते हैं, फील्ड करंट बढ़ाते हैं, और ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। यहां पर जो लोड होता है ना, हम क्या रखेंगे? इस टर्मिनल को हम यहां से ओपन रखेंगे ना। ओपन सर्किट टेस्ट में ध्यान रखना ये लोड कनेक्टेड नहीं होगा, लोड यहां पर ओपन सर्किट रहेगा। तो हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे और इसको सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर देंगे। ध्यान रखना, इसमें जो मशीन होती है ना, मशीन को हम किस तरह से रन करवाते हैं? अकॉर्डिंग टू प्लानर क्लास स्टार्ट होगी है ना। आप कोई सा भी लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्लानर, अगर मुझे ऐसे ही पूछ के आपसे करवाना है अगर सब्जेक्ट, तो मैं क्यों प्लानर बनाने के लिए 2 घंटे मेहनत करता हूँ? पूरा डेट वेट चेक कर कुरा के 2 घंटे 2.5 घंटे में प्लानर बनता है, और आप ऐसे वर्बली अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लानर क्लास होगी। हाँ, बीच में एक आध दिन का गैप आ गया, वो संडे को अपन कवर कर लेंगे, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा। चलिए, ओपन सर्किट टेस्ट की अगर हम बात करें तो ओपन सर्किट टेस्ट अपन कहां पर परफॉर्म क्या करते हैं? इसके अंदर ध्यान रखना, इसमें जो हमारी मशीन होती है ना, यहां पर ध्यान रखना, टेस्टिंग में मशीन की बात कर रहा हूं, तो मशीन को एज एन अल्टरनेटर अपन रन करवाते हैं ना। क्या होगा हमारे पास में? पहली चीज तो क्या होगी, ध्यान रखना, मशीन इज रन एज एन अल्टरनेटर। मशीन जो है वो किसकी तरह काम करती है? यहां पर अल्टरनेटर की तरह रन करती है। हम पहले इसको क्या करते हैं? हम प्राइम मूवर की हेल्प से इसको अपन सिंक्रोनस स्पीड पर रिवॉल्व करवाते हैं, फिर फील्ड करंट को बढ़ाकर हम यहां पर जो है
EF कितना मिलता है उसको अपन क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बनाते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में कुछ इस तरह की बनती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में कुछ इस तरह की बनती है कि जब हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं, जब हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं, क्या बोला मैंने, जब हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, जब हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में क्या होगा, जब हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में आएगी ना, वो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। इसको अपन बोलते हैं ओसीसी। ओसीसी, ये फील्ड करंट है, मान लो ये हमारे पास में ये फील्ड करंट है ओएफ, फील्ड करंट है, यहां पर मुझे टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है वीटी। लेकिन ध्यान रखना, हम जो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं, ईएफ वर्सेस फील्ड करंट में प्लॉट की जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना, ओसीसी अगर आपसे पूछ ले कभी लीनियर होती है या नॉन लीनियर, तो ओसीसी हमारे पास में क्या होती है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओसीसी हमारे पास में क्या होती है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में होती है। ये जो लाइन होती है ना, ये हमारे पास में एयर गैप लाइन होती है। एयर गैप लाइन, एयर गैप लाइन जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एयर गैप लाइन एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओसीसी जो होती है ना हमारे पास में, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ओसीसी जो है ना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नॉन लीनियर होती है, नॉन लीनियर। ये हम प्लॉट करते हैं। यहां पर हमारे पास में क्या होता है, हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो ये वोल्ट मीटर हमारे पास में यहाँ का वोल्टेज कितना देता है, वीओसी। कितना वोल्टेज देगा, वीओसी। अगर ये थ्री फेज अल्टरनेटर है तो ध्यान रखना, अगर सिंगल फेज है तो ईएफ की वैल्यू वीओसी के बराबर होगी। लेकिन कब, जब सिंगल फेज अल्टरनेटर होगा, सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन होगा। लेकिन अगर थ्री फेज है तो ईएफ की वैल्यू जो है वो वीओसी डिवाइड बाय √3 हमारे पास में होगी। ये किस में होगा, ध्यान रखना, थ्री फेज सर्किट में। क्यों, क्योंकि ये जो ईएफ होता है ना, ये पर फेज ईएमएफ होता है। ये क्या होता है, ध्यान रखना, ये पर फेज ईएमएफ है। ये ईएफ क्या है, पर फेज ईएमएफ हमारे पास में ना, क्या है, पर फेज ईएमएफ, ईएफ है। समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर बताना है। अगर मैं यही बात करूं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ नहीं होता है। हम इसको क्या कर देते हैं, इन वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, हम इसमें करंट जो है वो अपन मेजर करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होगा, तो ध्यान रखना, मशीन जो है वो रन किसकी तरह करेगी, अल्टरनेटर की तरह ही रन करेगी। इसमें फील्ड करंट बढ़ाएंगे लेकिन ईएफ नहीं। यहां पर जो शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा ना, उसमें हम प्लॉट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। किसमें, ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस फील्ड करंट में। शॉर्ट सर्किट करंट, और ये आती है हमारी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो लीनियर होती है ऑलवेज, है ना, एससीसी। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो ध्यान रखना, ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसको प्लॉट किया जाता है किस किस के बीच में, ध्यान रखना, तो हमारे पास फील्ड करंट वर्सेस शॉर्ट सर्किट करंट में प्लॉट करते हैं। यहां पर हमारे पास में क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट करेंगे तो यहां पर जो हमें आर्मेचर करंट मिलेगा ना, वही हमारे पास में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट होगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट इसके अंदर मिलता है, किसके अंदर, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर। तो ये ओसीसी और ये क्या होगा हमारे पास में, एससीसी, मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, अब आपको यहां पर ये पूछ लेगा सिंक्रोनस इंपेडेंस कितना होगा, जेडएस। तो सिंक्रोनस इंपेडेंस जो होगा वो वीओसी डिवाइड बाय आईएससी होगा। लेकिन ये कब होगा, ध्यान रखना, जब सिंगल फेज सर्किट होगा। जब थ्री फेज सर्किट होगा तो सिंक्रोनस इंपेडेंस जो होगा वो वीओसी डिवाइड बाय √3 और डिवाइड बाय आईएससी होगा। तो ये थ्री फेज सर्किट होगा, ये थ्री फेज सर्किट होगा हमारे पास में, थ्री फेज सर्किट। तो ये हमारे पास में दो फॉर्मूले रहेंगे, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें जेडएस फाइंड आउट करना होगा तब। थ्री फेज के लिए वीओसी डिवाइड बाय √3 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक टॉपिक और होता है, वो होता है एससीआर।
SCR होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो, शॉर्ट सर्किट रेशियो, शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है? फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेटेड वोल्टेज इन ओपन सर्किट टेस्ट। जैसे मानकर चलिए ये रेटेड वोल्टेज लाने के लिए जो फील्ड करंट है ना, इसको आप IF1 लिख दो, और इतने फील्ड करंट पर ध्यान रखना, इतने फील्ड करंट पर हमारे पास में जो करंट मिल रहा है ना, तो वो रेटेड करंट मिल रहा है IA रेटेड। तो फील्ड करंट, जितने फील्ड करंट पर टर्मिनल वोल्टेज रेटेड आ रहा है और जितने फील्ड करंट पर आर्मेचर करंट रेटेड मिल रहा है, उन दोनों फील्ड करंट का रेशियो है ना, ये तो IF1 है और ये करंट है IF2। ठीक है, तो इन दोनों फील्ड करंट का जो रेशियो होगा ना, वही हमारा क्या होगा? शॉर्ट सर्किट रेशियो होगा। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है, यहां पर लिख देना। शॉर्ट सर्किट रेशियो होता है फील्ड करंट, इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ field current required to produce, field current required to produce, field current required to produce, field current required to produce rated voltage in open circuit test to field current required to produce, field current required to produce rated current in short circuit test. Field current required to produce rated voltage in open circuit test to the field current required to produce the rated current in short circuit test. करेक्ट। तो SCR जो होगा वो हमारे पास में रहेगा IF1 डिवाइड बाय IF2। आप मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1? जल्दी से बताओ, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1? तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास में क्या होती है? लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 हमारे पास में होता है। इसी का एक फॉर्मूला होता है SCR जो है 1/XS। ध्यान रखना, सैचुरेटेड एक्सेस क्या होगा हमारे पास में? सैचुरेटेड, या फिर इसी को 1/XS वो क्या लिख देता है? ध्यान रखना, एडजस्टेड। एडजस्टेड हमारे पास में लिख देता है। तो यहां पर क्या होगा? दो चीज होती है, दो रिएक्टेंस होते हैं। एक होता है एक्सेस एडजस्टेड या सैचुरेटेड, कुछ भी लिख दो, और दूसरा होता है एक्सेस अनसैचुरेटेड। एक्सेस अनसैचुरेटेड, एक्सेस अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो यहां पर क्या होगा? V डिवाइड बाय √3 और डिवाइड बाय ISC हमारे पास में होता है। यहां पर भी V डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय ISC। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होता है, बट आप मुझे बताएंगे यहां पर एडजस्टेड वाले में ये V कौन सा होता है? VT रेटेड होता है या VOC होता है? जल्दी से बताओ। एडजस्टेड वाले में V जो होता है वो कौन सा होता है? जनरली 0.5 होता है। करेक्ट। मॉडर्न टाइप में जनरली 1 होता है। क्या होता है? रेटेड होता है। करेक्ट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एडजस्टेड में ये V जो होता है ना, वो VT रेटेड होता है हमारे पास में, बट इसमें ये जो V होता है ना, ये VOC होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या होता है हमारे पास में? VOC होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछता है एग्जाम के अंदर, है ना। ये फॉर्मूले जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा, डायरेक्टली आपसे पूछेगा एग्जामिनर। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करना है? आपको याद रखना है। तो यहां तक ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कंप्लीट है। आपको एग्जाम में कभी कभार ये पूछ लेगा कि वाई शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लीनियर ड्यू टू, या फिर आपसे बोलेगा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए लीनियर ड्यू टू, किसकी वजह से? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा।
शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर होती है किसकी वजह से? ड्यू टू, जल्दी से बताओ। आंसर क्या आएगा? शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए लीनियर ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो ऑप्शन में होगा ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो ये आंसर आपको लगाना पड़ेगा जो ऑप्शन में दे रखा होगा। तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमारे पास में क्या होती है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर होती है। ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? हाँ, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास में, नेक्स्ट क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन। अच्छा, लास्ट क्लास में आर्मेचर रिएक्शन और ये तो हो गए ना, एक बार बताएंगे जल्दी से मुझे? आर्मेचर रिएक्शन तो हम पढ़ लिए ना, आर्मेचर रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ध्यान रखना, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है हमारे पास में? अच्छा, आपको ऐसा पूछ लेगा, ये ध्यान रखना, वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर के लिए निकालते हैं, मोटर के लिए स्पीड रेगुलेशन निकालते हैं। आपसे पूछेगा बताओ सिंक्रोनस मोटर के लिए स्पीड रेगुलेशन कितना होता है? आप मुझे बताएंगे कितना होता है स्पीड रेगुलेशन? स्पीड रेगुलेशन कितना होता है मोटर में? स्पीड रेगुलेशन कितना होता है? तो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। कोई बोल रहा है वन होता है। कितना होता है? जीरो होता है, वन नहीं होता है। स्पीड रेगुलेशन जीरो होता है क्योंकि नो लोड से फुल लोड की स्पीड हमारे पास में क्या रहती है? सेम रहती है। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में लोड है, यहां पर आर्मेचर करंट आईए है। चलिए, इसका फेजर डायग्राम भी मैं आपको बनवा देता हूं, समझना। ये जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको मैंने रेफरेंस ले लिया, करंट को रेफरेंस ले लो ना, सीरीज नेटवर्क है, करंट को एज ए रेफरेंस हमने ले लिया। लेगिंग लोड है, बाय डिफॉल्ट में मान के चल रहा हूं कौन सा लोड है? लेगिंग लोड है, जिसका पावर फैक्टर cos फाई है। तो करंट, आर्मेचर करंट जो होगा वीटी से लेग करेगा कितने से? आई ए से। ये कितना होगा? फाई होगा, लेग करेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके बाद में, इसके बाद में अगर हम बात करें, तो ये जो आर्मेचर करंट आईए इंटू आर ए का ड्रॉप देगा, तो यहां पर आर्मेचर करंट, अच्छा आर्मेचर करंट हमने रेफरेंस लिया है ना, चलो आर्मेचर करंट अगर आप रेफरेंस ले लिया है तो वीटी फिर लीड करेगा ना। आईए को रेफरेंस लिया है तो वीटी लीड करेगा। वीटी लीड करेगा क्योंकि लेगिंग लोड में करंट लेग करता है, तो वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। ये रेफरेंस है तो ये लीड करेगा। आईए इंटू आर ए ड्रॉप कहां पर होगा? सेम आईए की डायरेक्शन में होगा, यहां पर कहीं आईए इंटू आर ए ड्रॉप होगा, जिसको हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, आईए इंटू आर ए ड्रॉप। आईए इंटू आर ए ड्रॉप। आईए इंटू एक्सेस, इंडक्टर का ड्रॉप कहां पर आता है? 90 डिग्री लीड करता है। इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो इसका ये करंट ऐसे ऐसे 90 डिग्री से लीड करेगा। ध्यान, मैंने शो कर दिया है आईए इंटू एक्सेस, और ये होगा आईए इंटू जेड एस। चलिए, तो इसको आप क्या करो, अब इसको आप मैच कर दीजिए, इसको आप मैच मैच कर दीजिए। तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये होगा हमारे पास में ईएफ। ये क्या होगा? ईएफ। और ईएफ और वीटी के बीच का एंगल यही होता है डेल्टा, ये एंगल होता है फाई। आप मुझे बताएंगे ये एंगल कितना होता है? इसको अपन क्या बोलते हैं? इस एंगल को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ।
चलिए, तो ये जो एंगल कौन सा होता है, ये होता है साई, करेक्ट। ये एंगल होता है साई, और साई इज इक्वल टू होता है डेल्टा प्लस फाई। ध्यान रखना ये लेगिंग लोड है इसलिए ऐसा है, अगर लीडिंग लोड होता तो यहां माइनस आता। ये माइनस आएगा किस में, ध्यान रखना लीडिंग लोड के अंदर, लीडिंग लोड में माइनस आएगा। लेगिंग लोड में जो है ये प्लस रहता है, किसमें, लेगिंग लोड के अंदर। तो लेगिंग लोड में यहाँ प्लस साइन होगा, लीडिंग लोड में यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन होगा। ये रिलेशन आपसे पूछ सकता है। इस साई को बोला जाता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। क्या बोलते हैं अपन इसी को, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। तो ये फेजर आपको पता होना चाहिए, ये फेजर आपको जो है वो पता होना चाहिए। सर रिवीजन कोर्स में ऑडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऑडियो डाउनलोड मतलब समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो। सिर्फ मेरी आवाज आवाज को डाउनलोड करना चाहते हो या वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो, जल्दी से बताओ। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो साई है वो इंटरनल पावर फैक्टर एंगल है, डेल्टा है वो लोड एंगल है, और साई जो है वो लोड पावर फैक्टर एंगल है ना। क्या है हमारे पास में, लोड पावर फैक्टर एंगल हमारे पास में। ओनली ऑडियो, ऐसा क्या करना चाहते हो डियर, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं कि सिर्फ सिर्फ आवाज मेरी जो है वो डाउनलोड करनी है। कहीं पुलिस कंप्लेन तो नहीं करना है। होता है ना कभी कभार, क्या होता है कि वो कहीं वॉइस डबिंग करके कि ये जो है मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो आवाज आवाज डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं कुछ, ऑडियो कैसे डाउनलोड होगा मेरे भाई। चलो नेक्स्ट, यहां पर आ जाओ। तो अगर हम बात करें वोल्टेज रेगुलर, पता है ये ऑडियो डाउनलोड करने वाला, ये ऑडियो वाला काम हम करते थे, अब आप मॉडर्न जमाने में आ गए हो। अभी आप मॉडर्न जमाने में हो, अभी आपको ऑडियो की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आपके साथ ऑडियो प्लस वीडियो दोनों मिल रहा है आपको, है ना। हाँ हम करते थे एक्चुअली, क्या है कि जब मैंने प्रिपरेशन की थी 2014 तक, यूट्यूब यूट्यूब तो कुछ था ही नहीं, और यूट्यूब को हम मानते भी नहीं थे, ऐसा कुछ था। पढ़ाने की चीज तो कोविड में यूट्यूब थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है, और पढ़ाने का थोड़ा सा ये रहा है। कोविड से पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो हम क्या करते थे एक्चुअली, अब आपको तो क्या है कि जैसे हम प्रिपरेशन करते थे तो हमारी क्लास में होते थे 300 स्टूडेंट ऑफलाइन में, है ना, 300 स्टूडेंट। तो पहले दिन मास्टर जी क्लास में आकर बोल देते थे कि कोई डाउट नहीं पूछेगा क्लास के अंदर, बोलते डाउट पूछना है तो बाहर बाहर पूछना क्लास के बाद। अब आप सोचो कि क्लास के बाद क्या 300 का स्टूडेंट का डाउट बताना पॉसिबल है। तो क्लास के अंदर डाउट नहीं पूछना था, और क्लास के बाहर जो है मास्टर जी मिलते नहीं थे कभी डाउट के लिए। तो आपके डाउट तो मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ, चलो सब कुछ हो जाता है। और नहीं वो अपना फोन नंबर दे देते कि हम उसको फोन पर पूछकर डाउट क्लियर कर पाए, और नहीं कोई अलग से कोई डाउट सेशन होता था, हमारे डाउट हमें क्लियर करने होते थे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि जो छोटा मोबाइल था उस टाइम पर, उस मोबाइल में क्लास के अंदर जहां पर हम बैठते थे ना, तो आगे आगे जाकर बैठते थे, और वॉइस रिकॉर्डिंग जो है ना उसको मोबाइल फोन में ऑन करके हम रख देते थे, ताकि हम सर की वॉइस रिकॉर्ड कर पाए। कि क्या पता हम कभी कभार हम लिखने में गलती कर देते हैं, क्या पता है कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो सर की आवाज सुनकर जो हम कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल कर लेंगे। तो ऐसा अब आपको कहाँ करने की रिक्वायरमेंट है, अभी आपके पास वीडियो प्लस ऑडियो दोनों मिल रहा है, दोनों को डाउनलोड कीजिए। आपको जितनी बार देखना है फॉरवर्ड रिवर्स करके देखना है उतनी बार देखिए। चलिए, तो अपन बढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन पर। और वोल्टेज रेगुलेशन है वो है EF माइनस VT डिवाइड बाई VT इंटू 100 हमारे पास में। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड इंटू 100 जो है वो हमारे पास में रहेगा, है ना, वो हमारे पास में रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो ये हमारे पास में क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो फॉर्मूला रहेगा EF माइनस VT डिवाइड बाई VT इंटू 100।
चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना, अगर हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेशन, इफ वोल्टेज रेगुलेशन इज, या फिर ऐसे पहले हेडिंग लिख दो, मेथड्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, क्या होगा, मेथड्स टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। चलिए जल्दी से बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए मेथड कौन कौन से होते हैं? जल्दी से एक बार आप बताएंगे, तब तक मैं चाय पी लेता हूं, क्योंकि आज कोई टी ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। चलिए, कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास में? तो पहला होता है ईएमएफ मेथड, फर्स्ट होता है ईएमएफ मेथड, ईएमएफ मेथड। दूसरा होता है हमारे पास में एमएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड। थर्ड होता है हमारे पास में जेडपीएफ मेथड, जेडपीएफ मेथड। नेक्स्ट होता है फोर्थ हमारे पास में ए एस ए मेथड। इसी का एक और नाम होता है, ध्यान रखना, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड। नेक्स्ट, चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें, ये जो मेथड होता है ना, ध्यान रखना, ये पेसिमिस्टिक मेथड होता है। ये क्या होता है, ध्यान रखना, पेसिमिस्टिक मेथड होता है। पेसिमिस्टिक मेथड हमारे पास में होता है। बाकी ये तीनों क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मेथड होता है। अगर हम बात करें, इन तीनों में कंपेयर करवाता है बहुत बार, है ना। स्टार्टिंग के तीनों में सबसे मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक मेथड कौन सा होगा, जेडपीएफ होगा। इन तीनों में ही कंपेयर करवाएगा। हाँ, ये पूछता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो एएसए मेथड जो है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास में एएसए मेथड जो है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड हमारे पास में होता है। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन जो मिलेगा वो हमें एक्चुअल रेगुलेशन से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा ना। वोल्टेज रेगुलेशन, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन्ड, वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन्ड इज मोर देन, इज मोर देन एक्चुअल रिजल्ट। यहां पर क्या होगा, इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन्ड, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन्ड इज लेस देन, इज लेस देन एक्चुअल रिजल्ट। तो यहां पर जो है वोल्टेज रेगुलेशन जो मिलेगा वो एक्चुअल रिजल्ट से हमारे पास में कम मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक का मीनिंग क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहां पर क्या होगा इससे, है ना, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इससे एक इक्वेशन आती है। यहां से बेस का स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा ध्यान रखना, इस वीटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट लीजिए, तो ये वीटी कोस फाई होता है, वीटी कोस फाई। ये लाइन है आई ए इंटू आर ए की, और ये वर्टिकल लाइन होगा वीटी साइन फाई, और ये हमारा ई एफ होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे ना, पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल कर आएगा। ई एफ की वैल्यू जो आएगी वो रूट ऑफ हमारे पास में क्या होगा ध्यान रखना, रूट ऑफ हमारे पास में क्या होगा, वीटी कोस फाई, वीटी कोस फाई प्लस आई ए इंटू आर ए होल स्क्वायर, वीटी साइन फाई प्लस आई ए इंटू एक्सेस स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन जब हमारे पास में क्या हो, लीडिंग लोड हो, तो यहां माइनस कर देना। ये माइनस किस में आएगा ध्यान रखना, लीडिंग लोड में, लीडिंग लोड में ये हमारे पास में माइनस आएगा। बाकी जो हमारे पास में लेगिंग लोड होगा उसमें प्लस रहेगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मैं बात करूं फॉर यूपीएफ लोड के लिए, बहुत बार यूपीएफ लोड के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो यूपीएफ लोड में कोस फाई कितना होगा हमारे पास में, 1 होगा। तो साइन फाई कितना होगा हमारे पास में, 0 होगा। एंड अगर मैं आर ए को भी नेग्लेक्ट कर दूं, आर ए को चलो बाद में नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा यूपीएफ लोड में, तो यूपीएफ लोड में हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा, कोस फाई की वैल्यू 1 कर दो तो ये हो जाएगा वीटी प्लस आई ए इंटू आर ए स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई ए इंटू एक्सेस का क्या होगा हमारे पास में स्क्वायर। लेकिन अगर वो आर ए भी नेग्लेक्ट करके दे दे, बोल दे क्वेश्चन में कि आर ए नेग्लेक्ट है, और आपको ईएफ का फॉर्मूला पूछ ले, तो फिर ईएफ का फॉर्मूला होगा वीटी स्क्वायर प्लस आई ए इंटू एक्सेस का क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में रहेगा ना, ये हमारे पास में रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको फॉर्मूला क्या करना है ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले जो है वो आपको क्या करना है, याद रखने हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। अदरवाइज न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल तो आपको क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले पर आपको सारी वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, वीटी देगा, कोस फाइव देगा, आर ए नहीं देगा तो नेग्लेक्ट देगा। 99% केस में आर ए नहीं देगा आपको, आपको सिर्फ एक्सेस देगा, एक्सेस देगा, आई ए देगा, वीटी देगा, साइन फाइव देगा, ईएफ निकालना होगा। तो न्यूमेरिकल आप कर लोगे इसके ऊपर, जल्दी से बताओ, सारे डेटा पुट करने होंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर थ्री फेज अल्टरनेटर हो तो यहां पर ये जो वैल्यू होती है ना वीटी, ये फेज में पुट करना है ना, फेज वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज नहीं होता है। क्या होता है, फेज वोल्टेज हमारे पास में होता है, फेज वोल्टेज हमारे पास में होता है। चलिए, क्या बोल रहे हो जहीर, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, चलिए लाइव क्लास चलिए रही है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूं, एक न्यूमेरिकल मैं आपको ऐसा दे देता हूं, आप मुझे करके बता दीजिए। ए सिंगल फेज, ए सिंगल फेज अल्टरनेटर सप्लाई यूपीएफ लोड, यूपीएफ लोड एट 100 वोल्ट, 800 वोल्ट। आपसे बोल दिया जाएगा इफ आर्मेचर करंट आई ए इज इक्वल टू 10 एम्पियर एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस इज इक्वल टू 5 ओम, फाइंड फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा।
चलिए, निधि ने बोला है कि सर ये अल्टरनेटर का ही है ना। आप मुझे बताओ बेटा, आप किसका समझ रहे हो? मोटर का समझ रहे हो क्या आप? ध्यान रखना, मोटर में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मोटर में वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता है, मोटर में स्पीड रेगुलेशन होता है। रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो जीरो मानकर चलो। चलिए, तो आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। क्या पूछा हुआ है? वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ईएफ निकालना होगा। और यूनिटी पावर फैक्टर लोड में मैंने अभी आपको बताया कि वीटी का स्क्वायर प्लस आईए इंटू एक्सेस का स्क्वायर होगा। कब? जब आरए नहीं दे रखा हो सब कुछ। तो यहां पर वीटी कितना है ध्यान रखना, 100 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आईए कितना है, 10 है, और ये 5 है तो 50 का स्क्वायर। तो यहां से आप एक काम कीजिए, 50 इसको आप 100 इंटू 2 लिख सकते हो ना, 50 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अलग कर सकते हो। तो ये 50 का स्क्वायर आप बाहर ले लो, रूट के बाहर 50 आएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो 50√5 हमारे पास में आ जाएगा ईएफ की वैल्यू। ईएफ वैल्यू 50√5 आ गया। वोल्टेज रेगुलेशन आप निकाल लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ पर 50√5 माइनस वीटी कितना है, 100√5 है ना। 50√5 माइनस 100/100 इंटू 100। अब आप इसको निकाल लीजिए। 50√5 में से आप 100 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 50√5 में से 100 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आ रहा है? 50√5 में से आप 100 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आ रहा है? 11.8% आ रहा है। 11.8% आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपके पास में 11.8%। तो ऐसा ही न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, कर लोगे जल्दी से बताओ? जल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे, कर लोगे? डीएफसीसीएल का बेटा ये फॉलो कीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसी चीजें आपको आएगी एग्जाम में, कोई नया नहीं आएगा। इन्हीं चीजों को फॉलो कीजिए। बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ 3 फेज अल्टरनेटर दे दे तो टर्मिनल वोल्टेज को इसको VT/√3 जरूर पुट करना। ठीक है, ताकि जो है हमारे पास में ये फेज में आएगा, वो भी फेज में लेकर फिर आप माइनस करना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, एक आध बार तो एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। क्या क्वेश्चन? ये बहुत बार तो ये वीटी और ईएफ दोनों दे देता है, आपसे पूछता है वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, लेकिन वो क्या करता है, एक लाइन देता है और एक फेज देता है। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि या तो दोनों ही फेज में पुट करना है या दोनों ही लाइन में पुट करना है, और यहीं से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं। कहां पर? क्लास के अंदर भी कम से कम इसके ऊपर में 8-10 न्यूमेरिकल मैंने करवाए हुए हैं। इवन रैंक इंप्रूवमेंट वाली जो क्लास चली थी उसमें भी मैंने 8 से 10 न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं।
इनको और फॉलो कर सकते हो न्यूमेरिकल के लिए ना। इसी के ऊपर सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रखे हैं, तो आप सिंक्रोनस के लेक्चर में जाकर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट, यहां पर हमारे पास में क्या होगा, एक्चुअली ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाया ना, ये ईएमएफ मेथड का ही न्यूमेरिकल है और कुछ नहीं है। आपको एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि जीरो पावर फैक्टर, चलो इसको अपन कल करते हैं ना, आज नहीं करते हैं। कल आपका सिंक्रोनस खत्म हो जाएगा जो बचा हुआ है, क्योंकि आज थोड़ा सा थकान सी आ रही है और अभी एक क्लास और भी है, एक यूट्यूब भी है, तो इसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं ना। आज अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं और कल सिंक्रोनस आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिमेनिंग बचा हुआ जो है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।